जय हिंद। फिर से आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। आज की क्लास में क्या नया होने वाला है ज़रा देखिए। आज की क्लास में यह जो क्लास है सेमेस्टर 2 कोर पेपर 4 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तिलक के स्वराज संबंधी विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, और इसी क्वेश्चन का दूसरा नाम है बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों का वर्णन करें। ठीक है, आप लोग इस टाइप का अगर क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का आता है तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है, जरा देखिए क्या भारत के स्वाधीनता आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादी धारा का उद्देश्य भारत के लिए किन्हीं वैधानिक सुधारों को प्राप्त करना नहीं वरना देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। मतलब इसका कहने का मतलब है जो ये आंदोलन जो चल रहा था उससे उग्र राष्ट्रवादी की धारा उद्देश्य नहीं था कि हम ऐसा करने का नहीं था कि हमें पूरा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का था। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का था। ठीक है, और उनका विचार था कि देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के इस लक्ष्य को जन आंदोलन का मार्ग अपनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जन आंदोलन के मार्ग ही अपनाकर ये मतलब स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखिए, उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष कर रहे थे। ठीक है, मतलब ये मतलब कौन कौन है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष कर रहे थे। जो ये लोग राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और तिलक इनमें निश्चित रूप से सबसे अधिक प्रमुख थे। उन्होंने उदारवादियों के वैधानिक आंदोलन को एक वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। मतलब जो तिलक जो थे बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसने वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में क्या कर दिए थे, परिवर्तित कर दिए थे। ठीक है, अब इनका विचार देखिए जरा। राजनीतिक विचार किसका, तिलक और राष्ट्रवाद। ठीक है, राजनीतिक विचार आपको देखना है तिलक जी का, बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, देखिए तिलक ने वेदों और गीता के माध्यम से राष्ट्रवाद का संदेश दिया। उनका मानना था कि गीता और वेदों के महान संदेश में नई शक्ति, मतलब उसका मानना था कि वेदों और गीता के माध्यम से राष्ट्रवाद का संदेश पूरा मतलब देश में फैलाया जा सकता है। ठीक है, और गीता और वेदों के महान संदेश में नई शक्ति और नई चेतना ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, और नई क्या ग्रहण करनी चाहिए, चेतना ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा करने पर ही भारत व आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर लेगा, जिससे बल पर ब्रिटिश नौकरशाही से टकरा लेकर स्वराज प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो वेदों और क्या कहते हैं, वेदों पे जो चेतना ग्रहण कर रहा था, ठीक है, चेतना जो ग्रहण कर रहे थे उनके भारत पर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर लेगा। ठीक है, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने पर जिससे कि ब्रिटिश सरकार थे जो नौकरशाही कर रहे थे, उनसे वो टकरा मतलब उससे विरोध कर सकते थे। ठीक है, ये तिलक मान जी का मानना था। आगे देखें, तिलक की मान्यता थी कि जो राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता और आधारित होता है वही सच्चा है। मतलब जो एकता पर आधारित होता है वही क्या होता है, सच्चा होता है और स्वस्थ राष्ट्रवाद है। जो एकता पर आधारित रहेगा वही अच्छा रहेगा और स्वस्थ रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, हिंदुओं में सामंजस्य और एकता की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से तिलक ने राष्ट्रवाद के विकास में सार्वजनिक उत्सव को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को सार्वजनिक रूप में मनाने का निश्चय किया। मतलब उसने
सार्वजनिक उत्सव में महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रवाद को विकास करने के लिए उसने कौन कौन से मनाए थे? गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। ठीक है, याद रखिए, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने का निश्चय किए थे। ठीक है, आगे देखिए, स्वराज संबंधी विचार। अब क्या है सेकंड पॉइंट आप लोगों का? क्या है? स्वराज संबंधी विचार। स्वराज से तिलक का आशय सन 1916 के पूर्व तक स्वराज से तिलक का आशय देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की ऐसी स्थिति से था, मतलब 1916 में। ठीक है, उसमें जो तिलक जी थे उनका आशय ये था स्वराज से ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है, स्वाधीनता का ऐसी स्थिति था जिसमें कि ब्रिटिश सम्राट के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है। लेकिन 1916 में उन्होंने स्वराज की अपनी धारणा को तत्कालीन परिस्थितियों में अधिक समानुकूल और व्यवसायिक बना लिया। ठीक है, मतलब स्वराज 1916 में ही अपना तत्कालीन जैसे परिस्थिति थे उन्हीं के अनुसार वो व्यवसायिक और समानुकूल हो गए थे। ठीक है, होम रूल आंदोलन के अंतर्गत एक आंदोलन चलाया गया था, होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन के अंतर्गत 31 मई 1916 को अहमदनगर में स्वराज पर अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि स्वराज से अभिप्राय केवल यह है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंध भारतीय वासियों के हाथों में हो। मतलब स्वराज कहने का मतलब होता है कि जितना भी प्रबंध, जितना भी सब कुछ होगा वो भारत के आदमी भारत का ही करेगा। ठीक है, ये किसका था? तिलक मान जी का विचार था। ठीक है, और आगे देखिए, हम ब्रिटेन के राजा सम्राट को बनाए रखने में विश्वास करते थे। हम लोग ब्रिटेन के ही सम्राट को बनाए रखने में विश्वास करते थे। उनके ये विचार उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि तिलक ने अपनी पूर्ण धारणा अर्थात पूर्ण स्वाधीनता की आकांक्षा पर परित्याग नहीं किया था, वरना तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज का व्यवहारिक सुझाव दिया था। व्यवहारिक सुझाव किसका दिया था? ब्रिटिश साम्राज्य को दिया था। आगे देखिए, तिलक का समस्त राजनीतिक चिंतन स्वराज पर केंद्रित था। ठीक है, उनके अनुसार स्वराज सामाजिक व्यवस्था था, आधार था और राष्ट्रीय प्रगति का मूल तत्व है। उनका कहना था कि स्वराज के अभाव में कोई औद्योगिक प्रगति नहीं हो सकती है, और कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नहीं हो सकती है और कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता। मतलब जब तक स्वराज नहीं होगा तब तक ये सब होने वाला नहीं है। किसका मानना था? बाल गंगाधर तिलक जी का। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में परस्पर अविश्वास और विद्रोह उत्पन्न करने की ब्रिटिश नीति का कड़ा विरोध किया और इस बात पर बल दिया कि स्वराज प्राप्त हो जाने पर इन दो समुदायों के बीच अविश्वास और विद्रोह की कोई आकांक्षा नहीं रहेगी। ठीक है, कोई भी आकांक्षा नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं स्वराज की मांग कर रहा हूँ, वह केवल हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए अथवा किसी भी वर्ग विशेष के लिए नहीं होगा। भारतीय जनता की समस्याओं को हल करने की एक ही औषधि है, वह वास्तविक सत्ता। जब यह औषधि हमें प्राप्त हो जाएगी, तब यदि हमसे आपस में कोई भी मतभेद होंगे तो हम उन्हें स्वयं सुलझाने में समर्थ होंगे। हम अपने विवादों को स्वयं हल करने की शक्ति चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये स्वराज की मांग था। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेजी की न्यायप्रियता और उदारवादी विचारधारा में अविश्वास। ठीक है, लोकमान्य तिलक को अंग्रेजी की न्यायप्रियता, ठीक है, न्यायप्रियता में कोई भी विश्वास नहीं था। ठीक है, मतलब उसको न्याय जो करने का जो न्याय करते थे उनमें उसको कोई भी विश्वास नहीं था। उनकी कल धारणा थी कि कोई भी साम्राज्यवादी शक्ति शासित देश के हित
में शासन नहीं करती है, ठीक है, शासन नहीं करती है। आगे देखिए, साम्राज्यवाद का तो उद्देश्य ही शासित देश को राजनीतिक, सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक शोषण करना होता है। मतलब जो साम्राज्य जो इस पर किसी भी देश को कब्जा करेगा तो उनका मकसद ही होता है कि राजनीतिक, सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक शोषण करना होता है। भारत में ब्रिटिश शासकों का उद्देश्य भी यही है कि और अंग्रेजों ने न्यायप्रियता पर विश्वास करना निंदा अविवेकपूर्ण है। मतलब उसके ब्रिटिश प्रशासकों का जो ये था उनके पे विश्वास करना निंदा प्रियता था, ठीक है, निंदा अविवेकपूर्ण है। उन्होंने उदारवादियों के पद्धति और साधनों की निरर्थकता और प्रभावहीनता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अनुनय आग्रह हुए और प्रतिनिधि मंडल से कुछ नहीं होगा जब तक कि इसके पीछे ठोस शक्ति ना हो। मतलब जब तक प्रतिनिधि और अनुनय आग्रह हो तब तक ऐसे कुछ इसके ठोस पीछे शक्ति होने वाला नहीं है, ठीक है। आगे देखिए स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी को जो बहिष्कार कैसे हुआ था, देखिए राजनीतिक विचारधारा और लक्ष्य की दृष्टि से तो तिलक उदारवादियों से भिन्न थे ही और अपने देश के लिए स्वराज तिलक का एकमात्र लक्ष्य था और तिलक साधनों की संवैधानिकता या नैतिकता की अपेक्षा उनकी प्रभावशीलता को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। तिलक के अनुसार इस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन थे स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार तिलक के चिंतन के अनुसार और तिलक द्वारा अपनाए गए दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन थे, ठीक है, दो महत्वपूर्ण साधन थे। तिलक ने केसरी में लिखा, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है, ठीक है, एक हमारा राष्ट्र किसकी तरह है, वृक्ष की तरह है, जिसका मूल तना स्वराज है। मतलब तना मतलब तना जो होता है वो स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं, ठीक है, उसको बहिष्कार करना एक शाखाएं है, ठीक है। तिलक का विचार था कि जब आप स्वदेशी को स्वीकार करते हैं तो आपको विदेशी का बहिष्कार करना ही होगा। मतलब जब स्वदेशी को अपनाइएगा तो विदेशी को बहिष्कार करना होगा ही। तिलक के लिए बहिष्कार स्वदेशी के विचार का पूरक था। तिलक वास्तव में बहिष्कार को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों के शेष की अभिव्यक्ति का प्रभावशाली माध्यम समझते थे, ठीक है। तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार का केवल नारा ही नहीं दिया वरना स्वदेशी का प्रयोग और विदेशी के बहिष्कार का संदेश पश्चिम भारत में प्रत्येक कस्बे या प्रत्येक गांव तक पहुंचाकर इसे एक जन आंदोलन का रूप दे दिया, ठीक है, एक जन आंदोलन का क्या दे दिया, रूप दे दिया, ठीक है। इनको आप लोग याद रखते हुए चलना है, ठीक है। आगे देखिए 1907 के केसरी में लिखा था कि विदेशी वस्तु इस देश में नहीं आनी चाहिए, केवल वही वस्तु जो यहाँ उत्पन्न की जाती है, निर्मित होते हैं, खरीदी और इस्तेमाल की जानी चाहिए। हमें केवल वही कपड़ा प्रयोग करना चाहिए जो यहाँ बनाए जाते हैं, चाहे वह कितनी ही मोटा झोटा क्यों ना हो, ठीक है। तिलक का विचार था कि शासन की नीति इस देश के उद्योगों को संरक्षण देने की होनी चाहिए, लेकिन शासन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाकर इस देश के उद्योगों को संरक्षण देने के बजाय उन्होंने कठिन प्रतियोगिता की स्थिति में डालकर पतन की ओर धकेला है, ठीक है। लेकिन यदि हम प्रत्येक स्थिति में स्वदेशी के प्रयोग और विदेशी माल के बहिष्कार की नीति अपना लेते हैं तो देश के उद्योगों को संरक्षण की स्थिति प्राप्त हो जाएगी और उनका विकास संभव होगा, ठीक है। ये था उनके विचारधारा स्वदेशी पे, ठीक है, बहिष्कार पे, ठीक है। अब देखिए उसके राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है, शिक्षा पर भी इनका क्या विचार था उनको अब देखिए। लोकमान्य तिलक एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे। वे पश्चात शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे। उनका कहना था कि
यह शिक्षा व्यवस्था ना तो छात्र को देश की स्थिति का सही ज्ञान कराती है और ना ही उन्हें जीविका के लिए तैयार करती है। ठीक है। तिलक ने देश को राष्ट्रीय शिक्षा का संदेश दिया। राष्ट्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रख्यात निम्न बातें थी। प्रख्यात क्या थी? निम्न बातें थी। पहला बातें क्या है कि औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग बने। तिलक ने सदैव इस बात के लिए आग्रह किया कि शिक्षा पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा को अवश्य ही स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा जीविकापार्जन का साधन बन जाए, मतलब जीवन जीने का साधन बन जाए शिक्षा ही। ठीक है। आइए देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि धार्मिक शिक्षा पर बल तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य था। तिलक धार्मिक शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। ठीक है, बहुत जोर देते थे। ठीक है, क्यों देते थे? और कहा करते थे कि किसी को अपने धर्म पर अभिमान कैसे हो सकता है यदि वह उससे अनभिज्ञ है, तो धार्मिक शिक्षा का अभाव ही इस बात का एकमात्र कारण है कि देश भर में ईसाई पादरियों का प्रभाव बढ़ गया है। तिलक का उन लोगों से मतभेद था जो कहते थे कि धर्म से झगड़े बढ़ते हैं। धर्म से क्या बढ़ते हैं? झगड़े बढ़ते हैं। ठीक है। तिलक की मान्यता थी कि धार्मिक शिक्षा झगड़ों और पारस्परिक कलह को दूर करने का श्रेष्ठ मार्ग है। धार्मिक शिक्षा से भारतीयों में अनुशासन और अति के प्रति सम्मान के भाव को उदार होगा। ठीक है, सम्मान के भाव को उदार होगा। आगे देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। तिलक ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। वे कहते थे कि आज जो व्यक्ति अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है वही शिक्षित माना जाता है, किंतु किसी भाषा का ज्ञान हो जाना ही सच्ची शिक्षा नहीं है। विदेशी भाषा को सीखने की ऐसी योग्यता भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में नहीं है। ठीक है। मातृभाषा के माध्यम से जो शिक्षा 7-8 वर्ष में प्राप्त की जा सकती है, उसमें अब 20-25 वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं? 20-25 वर्ष लग जाते हैं। अंग्रेजी हमें सीखनी ही है, पर उसकी शिक्षा अनिवार्य करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। तिलक ने अंग्रेजी को महत्ता को स्वीकार किया, लेकिन उनका कहना यही था कि मातृभाषा को प्रधानता और अंग्रेजी को गौणन्य स्थान दिया जाना चाहिए। देखिए अंग्रेजी शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर कौन दिए थे? राजा राम मोहन राय। लेकिन तिलक जी इनका स्वीकार नहीं किए थे। इन्हें उससे थोड़ा सा जगह दिए थे और ज़्यादा जगह किसको दिए थे? मातृभाषा को। किसको दिए थे? मातृभाषा को। लास्ट पॉइंट है शिक्षा पे, देख लीजिए। एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि का समर्थन भाषा भेद में विभाजित देश में देश की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय भाषा और एक लिपि को महत्वपूर्ण तत्व मानते थे। अतः वे पहले कांग्रेसी नेता भाषाओं के समर्थन अपनी अपनी लिपि पर जोर देंगे। अतः उन्होंने देशवासियों से अपील की क्षेत्रीय हितों थे, जिन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का सुझाव दिया। कौन सी लिपि में लिखे भाषा को सुझाव दिया? वो देवनागरी लिपि में लिखे गए भाषा को सुझाव दिया। ठीक है, ये था तिलक जी का पूरा कहानी। यहीं पर समाप्त होता तिलक जी का क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इतना लिख दीजिएगा तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए